So let us take illustration number 4. कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें बुक वैल्यूज ली हुई थी. आज जो हम करेंगे वो रिवाइज्ड वैल्यू वाला क्वेश्चन है. So let us see the question. The following are the balance sheet of A Limited and B Limited. दो बैलेंस शीट दे रखी हैं हमको, एक A Limited की और एक B Limited की. इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, रिजर्व फंड, स्टैट्यूटरी रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, सरप्लस. नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास है 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. करंट लायबिलिटीज में हमारे पास है ट्रेड पेबल्स. असेट्स में हमारे पास है नॉन करंट असेट्स में बिल्डिंग. फिर मशीनरी है हमारे पास. करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस. Two companies agree to amalgamate and form a new company called C Company Limited, which takes over the assets and liabilities of both the company. अब इसका मतलब क्या हुआ कि A कंपनी भी बंद होगी और B कंपनी भी बंद होगी और एक नई कंपनी खुलेगी जिसका नाम क्या होगा? C कंपनी. The assets of A Company Limited are taken over at a reduced valuation of 10%. A Limited की जो assets हैं उनको 10% कम पर इवैल्यूएट किया गया, विद द एक्सेप्शन ऑफ बिल्डिंग विच आर एक्सेप्टेड एट बुक वैल्यू. और जो बिल्डिंग है उसको बुक वैल्यू पर लिया गया. बाकी सारी एसेट्स को 10% कम पर इवैल्यूएट करना है और बिल्डिंग को बुक वैल्यू पर करना है. बोथ कंपनीज आर टू रिसीव 5% ऑफ नेट वैल्यूएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल. दोनों की दोनों कंपनीज को उनकी नेट वैल्यूएशन का 5% हमने देना है in the form of goodwill. The entire purchase price is to be paid by C company in fully paid shares of 10 each. C company purchase consideration कैसे पे करती है? fully paid up shares में पे करती है और एक शेयर कितने का दे रही है वो? 10 का. 12% debentures of the same amount are to be issued by the C company. डिबेंचर्स जो कंपनी इशू कर रही है वो भी सेम अमाउंट के हैं और कौन से परसेंटेज के हैं? 12% के. गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ ए एंड बी एंड शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड हुज ऑथराइज्ड कैपिटल इज 10 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी कंपनी. अब देखिए, आपको दो कंपनीज को बंद करना है, एक ए को और एक बी को. और सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है? परचेज कंसिडरेशन. तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे? हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे. कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर ए लिमिटेड. ए लिमिटेड की सारी असेट्स को हमने 10% कम पर इवैल्यूएट करना है बिल्डिंग को छोड़कर. तो बिल्डिंग उसकी बुक वैल्यू पर लिख लेते हैं. ए लिमिटेड की बिल्डिंग हमें दी हुई है 30,000 की. तो ए लिमिटेड की बिल्डिंग मैंने यहाँ लिख दी 30,000. उसके बाद मुझे जो जो असेट्स दे रखी हैं वो मैं सारी लिख लेती हूँ यहाँ पर. मशीनरी मुझे दी हुई है 1,10,000 की. 10% मुझे कम करना है, 11,000 इसमें से कम कर दिया मैंने. मेरे पास वैल्यू आ गई 99,000. उसके बाद मुझे दिया हुआ है इन्वेंट्रीज और इन्वेंट्रीज मेरे पास हैं 16,000 की. 16,000 में से 10% लेस किया मैंने तो मेरे पास वैल्यू आ गई 14,400. देन मेरे पास हैं ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि मुझे दिए हुए हैं 14,000. 10% कम कर दिया मैंने 1,400. मेरे पास वैल्यू आ गई 12,600. कैश बैलेंस मुझे दिया हुआ है 3,000. तो टोटल मेरे पास असेट्स की वैल्यू आ गई 1,59,000. इसमें से मुझे माइनस क्या करना है? लायबिलिटीज. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वापस कि टोटल असेट्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है? 1,59,000. लेस करनी है मैंने इसमें से लायबिलिटीज जो उसने टेक ओवर की. 10% मेरे पास डिबेंचर्स हैं जिनकी वैल्यू दे रखी है 20,000. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है मुझे 3,000 का. ट्रेड पेबल्स मुझे दिए हुए हैं 10,000 के.
ये तीनों मुझे इसमें से माइनस करने हैं। 33,000 टोटल माइनस कर दिया मैंने, तो मेरी बिजनेस की नेट वैल्यूएशन आ गई 1,26,000 और इस वैल्यूएशन का 5% मुझे एज गुडविल पे करना है। तो 1,26,000 का 5% मुझे एक्स्ट्रा पे करना है, तो टोटल पेमेंट मुझे करनी है 1,32,300। तो ए लिमिटेड की परचेज कंसिडरेशन ये कौन से मेथड से हमने निकाली है? नेट असेट मेथड से। और नेट असेट मेथड हम कब लगाते हैं? जब नेट पेमेंट मेथड एप्लीकेबल ना हो, यानी कि क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया कि व्हाट इज टू बी पेड फॉर शेयर्स। तो अभी ए कंपनी की हमने परचेज कंसिडरेशन निकाली। सिमिलरली हम किसकी निकालेंगे? बी कंपनी की परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। बी कंपनी की असेट्स हमें दे रखी हैं मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू है 50,000। इन्वेंट्रीज मुझे दी हुई हैं 8,000। ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 9,000। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 1,000। टोटल एसेट्स मेरे पास आ गई 68,000। लायबिलिटी मेरे पास एक ही है, वो है ट्रेड पेबल्स, एंड दैट इज हाउ मच? इट इज 8,000। माइनस कर दीजिए इसको, यू विल गेट 60,000। अब इसकी ये नेट वैल्यूएशन आई हमारी वैल्यू 60,000, जिसका 5% मुझे किस फॉर्म में देना है? गुडविल के फॉर्म में। तो 3,000 और पे करना है, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन बी की कितनी हो गई? 63,000, जो कि वो शेयर्स में देगी। ठीक है। अब इसके बाद हमने दो बुक्स में जनरल एंट्री किस तरह से करनी है? ए और बी में उनको बंद करने के लिए करनी है। ए की बुक्स में भी एंट्रीज करनी है, बी की बुक्स में भी एंट्रीज करनी है, और दोनों में हमें बंद करने के लिए एंट्री करनी है। तो सबसे पहली एंट्री हम करेंगे सारी असेट्स को ट्रांसफर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट थी, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। एंड यू रिमेंबर, मर्जर का केस हो या परचेज का केस हो, ट्रांसफर की बुक्स में जो एंट्रीज होती हैं वो बुक वैल्यू पर होती हैं, तो हम इन सब बुक वैल्यू लिखेंगे। बिल्डिंग 30,000, मशीनरी 1,10,000, इन्वेंट्री 16,000, ट्रेड रिसीवेबल 14,000, कैश 3,000, और रियलाइजेशन में कितना चला गया मेरे पास? रियलाइजेशन में आ गया 1,73,000। ओके। अब इसके बाद मुझे डिबेंचर्स और लाइबिलिटीज पे ट्रांसफर करनी है। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ईपीएफ अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो डिबेंचर्स मेरे पास कितने के थे? 20। ईपीएफ मेरे पास था 3,000। ट्रेड पेबल्स मेरे पास थे 10,000। तो टोटल मेरे पास हो गया 33,000। थर्ड एंट्री हम करते हैं सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, परचेज कंसिडरेशन से। और परचेज कंसिडरेशन हमने निकाली थी, इसकी कितनी आई थी ए लिमिटेड की? पीछे देखते हैं जो हमने कैलकुलेट की थी। इट वाज हाउ मच? 1,32,300। तो 1,32,300 हमने यहां पर लिखना है परचेज कंसिडरेशन की एंट्री के लिए। फोर्थ एंट्री में आप इस परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करते हैं, तो उसने कहा कि वो शेयर्स दे रहा है 10 रुपीज का एक। शेयर्स इन सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड 1,32,300। इसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो और उसका प्रॉफिट या लॉस। तो रियलाइजेशन अकाउंट, अगर जनरल एंट्रीज बनाने को ना कहा जाए तो हम सीधा ही रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे टू बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। हमारे पास 30,000, 1,10,000, 16,000, 14,000 एंड 3,000। इस तरफ हमारे पास है डिवेंचर्स 20,000, ईपीएफ 3,000,
ट्रेड पेबल्स 10,000 और सी लिमिटेड टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय सी लिमिटेड आ जाएगा 1,32,300। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचती है वो किसको जाती है, शेयर होल्डर्स को। तो ये आपके पास आ रहा है इधर बैलेंस बाय शेयर होल्डर्स अकाउंट 7,700। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जितना हमारा लॉस हुआ वो लॉस हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जब शेयर होल्डर्स में रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद शेयर होल्डर्स के बैलेंसेस बचते हैं, और बैलेंसेस में हमें दिया हुआ था शेयर कैपिटल वर्थ ₹1 लाख, रिजर्व फंड वर्थ ₹26,000, statutory reserve worth ₹8,000, dividend equalization fund worth ₹4,000, surplus है 2,000। कुछ भी नहीं छोड़ना हमने मर्जर के केस में या परचेज के केस में, ट्रांसफर की बुक्स में हमने सब कुछ बंद करना है। तो टू शेयर होल्डर्स अकाउंट सब कुछ ट्रांसफर कर देंगे हम। ये हमने ट्रांसफर किया 1,40,000। अब शेयर होल्डर्स को 1,40,000 देने हैं और उनसे 7,700 का ये जो लॉस है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जो डेबिट किया वो लेना है। तो 140 क्रेडिट है, 7,700 डेबिट है। इसको जब नेट निकालोगे तो ये इतना ही निकलेगा जितनी इनकी परचेज कंसिडरेशन थी, तो वो लास्ट में पे हो जाएगी। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन सी लिमिटेड। यहां तक बताइए कोई कंफ्यूजन है पहले? नो मैम। ओके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ए लिमिटेड में एंट्रीज की हैं, हमने सिमिलर एंट्रीज करनी हैं बी लिमिटेड की बुक्स में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल और टू कैश, क्योंकि वहां पर 4 असेट हैं। दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी लायबिलिटी की, वहां पर एक ही है, तो ट्रेड पेबल्स टू रियलाइजेशन। तीसरी एंट्री होगी सी लिमिटेड टू रियलाइजेशन परचेज कंसिडरेशन के लिए। तो बी लिमिटेड के बुक्स में मैं सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखा देती हूँ आपको, जनरल एंट्रीज नहीं कर रही, सेम होंगी उसमें जनरल एंट्रीज। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। तो सबसे पहले हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है, टू मशीनरी, which is given to you 50,000, then two inventories 8,000, two trade receivable 9,000, two cash 1,000, buy trade payables 8,000, by C Limited with the amount of purchase consideration 63,000। अब इसमें प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो हम किस में डाल देंगे, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में 3,000 का, और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब बाकी जनरल एंट्रीज जैसे आपने ए लिमिटेड में की वैसे ही आपने बी लिमिटेड में करनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ सी लिमिटेड के बुक्स में एंट्रीज। सी लिमिटेड यानी कि न्यू कंपनी, न्यू कंपनी, और केस कौन सा है, परचेज का, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या एंट्रीज करेंगे, सबसे पहली एंट्री करेंगे हम बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, दो लिक्विडेटर होंगे, एक लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड और एक होगा लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की परचेज कंसिडरेशन थी 1,32,300 और बी लिमिटेड की 363,000, टोटल हो गई 1,95,300। अब दूसरी एंट्री में हम असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, तो आपने दोनों की असेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करते जाना है, ए और बी की, जो जो दोनों आ रही हैं। तो देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग सिर्फ ए में थी 30,000 की, मशीनरी दोनों में थी, और अब यहां पर आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है, रिवाइज्ड वैल्यू एंड नॉट द बुक वैल्यू। तो
तो मशीनरी इसकी थी यहाँ पर 50,000 की, और उसकी आपने कितने में डाली थी मशीनरी, चेक करते हैं। जो हमारी ए लिमिटेड की मशीनरी की रिवाइज्ड वैल्यू थी, जो हमने परचेज कंसिडरेशन निकालते टाइम ली थी, वो लेनी है आपको। ये बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की मशीनरी हमने कितने की ली थी, 99,000 की। तो 99,000 की मशीनरी ये हो गई, और दूसरी मशीनरी जो हमारे पास है वो है 50,000 की। तो टोटल मशीनरी मेरे पास कितनी हो गई, 1,49,000। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मेरी टोटल आ जाएंगी 22,400। कैसे आएंगी मैंने आपको बता दिया, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू लेनी है और इसकी वैल्यू लेनी है जो भी दे रखी होगी। देन मेरे पास है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास नेट आ रहे हैं 23,000 के। कैश एंड बैंक बैलेंस मेरे पास आ रहा है 4,000 का। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिखूंगी लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मुझे दिया हुआ है 1,400 का। डिबेंचर्स दिए हुए हैं मेरे पास। अब यहाँ पर डिबेंचर्स की वैल्यू देखनी है आपको कि कितनी दी हुई है। डिबेंचर्स का एक पॉइंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैं उसको पढ़ रही हूं दोबारा से। In return for debentures in a limited, 12% debentures of same amount are to be issued. और हमारे पास डिबेंचर्स हैं 20,000 के, लेकिन हमने उनका नाम चेंज करके 10% से क्या करना है, 12% नाम कर देना है। तो इसका मतलब हमने डिबेंचर्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो जब वैल्यू चेंज नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20,000। यहाँ नाम वही रहेगा आपका, जब हम नेक्स्ट एंट्री में इसको चेंज करके दिखाते हैं। उसके बाद मेरे पास एक थी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, दैट वाज 3,000। देन मेरे पास था ट्रेड पेबल्स विच वाज 18,000, और फिर था मेरे पास टू बिजनेस परचेज 1,95,300। अब इधर की जो वैल्यू होगी और उसमें से इधर की जो वैल्यू होगी वो आपने ऐड और लेस करनी है। जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी क्या आएगी, गुडविल आएगी। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर आएगा गुडविल, ये आ गई आपकी 9,300। और अब आप चेक करेंगे तो जो 5% ऑफ नेट वैल्यूएशन हमने गुडविल निकाली थी ना, वो यही होगी अमाउंट। तो मैं आपको शो करती हूं दोबारा से। जो हमने परचेज कंसिडरेशन निकाली थी, यहां पर देखिए बी लिमिटेड की गुडविल कितनी आ रही है, 3,000, और ए लिमिटेड की गुडविल कितनी आई थी, 6,300। तो 6,300 प्लस 3,000 कितनी हो गई, 9,300 हो गई। तो वही हमारी वहां पर बैलेंसिंग फिगर भी आई है, तो वो हमारा क्रॉस वेरीफाई भी हो गया कि वो करेक्ट है। ये हमारी गुडविल कितनी आ गई, 9,300 की। ये एंट्री करने के बाद आप थर्ड एंट्री में लिक्विडेटर को पेमेंट करते हैं। तो लिक्विडेटर को पेमेंट करने के लिए एंट्री क्या होगी, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड 1,32,300, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड 63,000, और उसने कहा कि हमने उनको शेयर कैपिटल दी है कितने की, 1,95,300। इसके बाद उसने कहा कि डिबेंचर्स का नाम बदल दिया नई कंपनी ने, तो 10% डिबेंचर्स तो खत्म कर दो। 10% डिबेंचर्स इन ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। कितने के आ गए ये हमारे पास, 20,000 के, क्योंकि हमने वैल्यू को चेंज नहीं किया, सिर्फ उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया है। और क्योंकि ये केस परचेज का है तो कोई भी रिजर्व नई कंपनी का रिजर्व नहीं बनता सिवाय स्टैट्यूटरी रिजर्व के, और स्टैट्यूटरी रिजर्व 8,000 का था, उसको हम एंट्री कर देंगे अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 8,000। अब बात आती है कि इस कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, क्योंकि सी कंपनी न्यू कंपनी है, इसकी पुरानी तो कुछ थी नहीं, तो जो भी आया वो यहीं से आकर ऐड होना है। तो ये जितनी भी आपने जनरल एंट्रीज करनी है यहीं से इसकी बैलेंस शीट बनेगी। अथोराइज्ड कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है सी लिमिटेड की, वो लिख लेंगे। उसके बाद एंट्रीज चेक करेंगे, बिजनेस परचेज यहाँ डेबिट हो रहा है, बिजनेस परचेज यहाँ क्रेडिट हो रहा है, खत्म कर देंगे इसको। लिक्विडेटर यहाँ क्रेडिट हो रहे हैं दोनों, अगली एंट्री में डेबिट हो रहे हैं। तो हमने असेट्स में लिखनी है बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल,
कैश, गुडविल। फिर हमने लायबिलिटी में लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमने 10% डिबेंचर्स नहीं लिखने क्योंकि ये हमने एंट्री में खत्म कर दिए हैं। ईपीएफ हम लिखेंगे 3000 का, ट्रेड पेबल्स हम लिखेंगे 18,000 के। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आते हैं, लिक्विडेटर कैंसल। ये वाला लिक्विडेटर कैंसल, शेयर कैपिटल आ जाएगी आपकी 1,95,300 की। 10% डिवेंचर से 10% डिवेंचर कैंसिल हो गए, 12% डिवेंचर्स शो होंगे डिवेंचर्स में। अमलगामेशन एडजस्टमेंट भी शो किया जाएगा। ये कहाँ शो करते हैं हम? बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करते हैं। और 2 स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये 8,000 रिजर्व्स में शो होगा। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम।